हम लोग बात कर रहे थे कल उपधारणाएं ये जो दी गई है इनके बारे में चर्चा हो रही है कि जो प्रजम्पशंस शामिल किए हैं, जो उपधारणाएं शामिल की हैं, ये कितने प्रकार की हैं और शामिल करने की वजह ये क्या है, क्यों शामिल किया गया है उपधारणाओं को, और उपधारणाओं का साधारण अर्थ क्या होता है, और उपधारणाएं अगर कानून में उत्पन्न हो जाती है तो वे प्रभाव क्या उत्पन्न करते हैं। ये प्रश्न थे और इनका उत्तर दिया गया था कि जो उपधारणाएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में शामिल हैं, जिन्हें अंग्रेजी में आप प्रजम्पशन ये कहते हैं, वे उपधारणाएं प्रकृति के दृष्टिकोण से दो प्रकार की, एक तथ्य की उपधारणा है और दूसरी विधि की उपधारणा है, फिर खंडनीय उपधारणा है और अखंडनीय उपधारणा है। विधि की अखंडनीय उपधारणा है, विधि की खंडनीय उपधारणा है, तथ्य की खंडनीय उपधारणा है। और आगे देखेंगे, एकदम हम कंफर्म इस समय नहीं है कि तथ्य की अखंडनीय उपधारणा है या नहीं, लेकिन संभवतः है। ठीक है, इतना रिफ्रेश हम भी हर वक्त नहीं रहते। ठीक है, हम कोई दैवीय गुणों से संपन्न आदमी नहीं है, मानवीय गुण है, इसलिए हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमें सब कुछ हर वक्त रिफ्रेश रहता है। लेकिन हां, इतना ठीक है कि एकदम आउटराइट गलत ये भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक रहे इसके प्रयास के लिए जब तक पूर्णतः फ्रेश न हो तब तक कोई बात बताना ये ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ठीक है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसमें उपधारणाएं हैं, दो प्रकार की हैं, दोनों में खंडनीय और अखंडनीय है। इन्हें रखने का कारण कल हम लोगों ने विस्तार से डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि न्याय निर्णयन में ऐसी परिस्थितियां ये आ सकती हैं जहां विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्य इसके प्रत्यक्ष साक्ष्य इसकी उपलब्धता ये हो ही ना पाए, और जो परिस्थितियों का साक्ष्य है वह बहुत अधिक सहायता ये न कर पाए। उदाहरण, आप डावेरी डेथ इसे ले सकते हैं। डावेरी डेथ जिस जगह होगी वहां अगर एक भी आदमी ऐसा होगा जो डावेरी डेथ के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य इसे देने की मना स्थिति में होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डावेरी डेथ के मिल जाए ये तो असंभव है। कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके कि हम अपनी बहू को, ठीक है, उस ढंग से जिस ढंग से उसकी मृत्यु पारित करना दहेज हत्या माना जाएगा, ये मारेंगे, इसका जेन्युइन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलना ये संयोग तो हो सकता है, ये चांस तो हो सकता है, लेकिन ये स्वाभाविक दशा और अवस्था ये नहीं हो सकती। बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये अस्तित्व में आ जाए, ये इट मे बी, लेकिन ऐसा हो ये बड़ा मुश्किल है। और जहां तक साक्ष्य की बात है, दो ही तरह का, या तो डॉक्यूमेंट्री या प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष यानी ओरल प्रत्यक्ष, इस नाम से हमने क्यों कह दिया, क्योंकि ओरल प्रत्यक्ष ही होगा, अदरवाइज वो अग्राह्य होगा, अदरवाइज तो वो अनुश्रुत होगा, हियर्स होगा, क्योंकि ऐसा ही कानून में कहा गया।
अगर जहां दहेज हत्या हो रही है वहां एक भी आदमी इस मनोस्थिति का है कि हम इस हत्या के विरुद्ध मौखिक साक्ष्य अदालत में खड़े होकर देंगे, तो या तो वो भी नहीं बचेगा जो ऐसा संकल्प प्रदर्शित करेगा, और अगर वाकई जेन्युइनली उसके मन में यह संकल्प रहा होगा तो दहेज हत्या संभव ही नहीं होगी, या अगर होगी तो सिर्फ पीड़िता के बच्चों के सामने ऐसा संभव है। ठीक है, और बच्चे कालांतर में मां की हत्या के संबंध में साक्ष्य दे, ये तो संभव है, लेकिन ये अकेजनली होगा। सामान्य तौर पर ये सब होना बहुत मुश्किल होगा, और कानून सामान्य स्थितियों के लिए बनता है, और जो सुसंगत परिस्थितियां यानी परिस्थितियों का साक्ष्य वह दहेज हत्या में अगर प्रजम्पशन हटा दें, अगर वह उपधारणा जो दहेज हत्या में उत्पन्न की गई है कि अगर यह साबित किया गया अभियोजन के द्वारा कि मृत्यु 7 वर्ष के भीतर है, दाह के परिणाम स्वरूप, शारीरिक क्षतियों के परिणाम स्वरूप, यह सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा है, ठीक है, और मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसके वैवाहिक नातेदारों द्वारा उसे दहेज के लिए परेशान किया गया था, या दहेज के लिए उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था, तो विधि यह उपधारित करेगी। यानी ये तथ्यात्मक स्थितियां हैं और इनको प्रदर्शित करना कठिन नहीं है। अगर ये प्रदर्शित हुई तो फिर विधि यह उपधारित करेगी कि उसकी मृत्यु दहेज मृत्यु है, और ऐसा प्रत्येक नातेदार जिसने उसे मृत्यु से कुछ समय पूर्व दहेज के लिए परेशान किया था उसकी मृत्यु का उत्तरदायी है, अर्थात दहेज हत्या कारित करने वाला है। यद्यपि संभव यह भी हो सकता है कि लोग अपनी बहू को परेशान कर रहे हो, दहेज के लिए परेशान कर रहे हो, विवाह के 7 वर्ष के भीतर परेशान कर रहे हो, मृत्यु भी अस्वाभाविक हो किंतु दहेज हत्या न हो, संभव यह भी है। ठीक है, अचानक पानी बरसने लगा, ऊपर से कपड़े उतारने गए, हवा चली, पेड़ गिरा, मौत हो गई। और इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखेंगे तो ये पाएंगे लगभग अगर 10 साल पीछे चले जाए तो 70 से 80% घरों में, और आज भी 30 से 40% घर जरूर ऐसे हैं जहां दहेज के लिए उत्पीड़न उस ढंग का जो कानूनन उत्पीड़न माना जाएगा होता है, लेकिन मृत्यु कारित करने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। मृत्यु बिल्कुल कारित नहीं करते हैं, रिश्ते सामान्य तौर पर चलते रहते हैं, जैसे तब चलते जब उसे दहेज के लिए परेशान न किया जाता, लेकिन विधि ने यह अवधारणा पैदा कर दी। अब मृत्यु अस्वाभाविक है, सब कुछ है, लेकिन मानकर चलेगी विधि कि उसकी मृत्यु इन लोगों ने कारित की है। अब अगर अवधारणा हटा दीजिए आप, तो अवधारणा हटाइए, ऐसे मानिए अवधारणा है ही नहीं, अब सामान्य स्थिति आ गई। अब जब सामान्य स्थिति आ गई तो जो ये कहता है कि ऐसा है उसे ही साबित करना होगा कि वैसा है जैसा वो बताता है। ठीक है, तो अब अभियोजन साबित करें कि उसकी मृत्यु दहेज मृत्यु है। अब अभियोजन के पास ऐसे कौन से गवाह होंगे जो उसकी अस्वाभाविक या स्वाभाविक मृत्यु के संबंध में कोई साक्ष्य देने को तैयार हो? वहां तो कोई होगा ही नहीं।
हालांकि 106 एविडेंस एक्ट में जब आएगी यथास्थिति हम लोग देखेंगे, वो लगभग 304B जैसी दशा को ही पैदा करती है, लेकिन फिर भी अन्याय होता है। क्यों? हत्या करना अलग बात है और दहेज के लिए हत्या करना डिफरेंट बात है। हत्या जब की जाएगी तो हत्यारे का उद्देश्य हत्या करना है, यानी वो शिकार को किसी सूरत नहीं छोड़ता। लेकिन दहेज हत्या में हत्या करना उद्देश्य नहीं था, दहेज पाना उद्देश्य था। अगर सप्लाई ऑफ डोवेरी हुई होती तो हत्या न हुई होती, ठीक है ना, तब तो हत्या न हुई होती। और अगर एक हत्यारे यानी जो जानबूझकर हत्या ही कर रहा है और एक दहेज के लिए जो हत्या कर रहा है, इन दोनों को एक समान दंड से दंडित कर दिया जाए तो ये दंड शास्त्र के दृष्टिकोण से कानून में कमी यही कही जाएगी। क्योंकि दंड शास्त्र तो ये कहता है गलती बड़ी तो ज्यादा दंड, गलती छोटी तो कम दंड। हत्यारे और दहेज हत्यारे में अगर फर्क करें तो हत्यारा ज्यादा नीच है, ठीक है, हत्यारा ज्यादा कमीना है, क्योंकि वो तो अननेसेसरी मार रहा है। अरे दहेज हत्या में बुरा ही सही, हेतु तो है, कारण तो है, कठिन ही सही, लेकिन दहेज हत्या को रोका तो जा सकता था, हत्या को तो रोका ही नहीं जा सकता था, क्योंकि वो जानबूझकर मारना ही चाहता है। तो इसलिए हत्या में तो फांसी यही उचित है मैक्सिमम दंड के रूप में, लेकिन दहेज हत्या में मैक्सिमम दंड के रूप में आजीवन कारावास ये उचित होगा। इसीलिए विधायिका ने हत्या की धारा होते हुए भी दहेज हत्या की नई धारा बनाई, ठीक है ना। और दहेज हत्या की जब नई धारा आ गई, ठीक है, तो उसे नए ढंग से परिभाषित किया और प्रिजम्पशन यहां पर रख दिया, उपधारणा रख दी। और उपधारणा का प्रभाव यह होगा आगे कि न्यायालय कुछ तथ्यों को साबित मान लेगा, कुछ तथ्यों के साबित होते ही जैसे ही उसके समक्ष ये साबित होगा कि 7 वर्ष के भीतर डेथ है, सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा है, मृत्यु से कुछ समय पूर्व परेशान भी किया गया था, अब न्यायालय मान लेगा कि दहेज हत्या है, मान लेगा, क्योंकि उपधारित करेगा। और आपको बताया गया था कि उपधारित करेगा ये जहां भी है, जिन शब्दों के बारे में, उन शब्दों को, ठीक है, जिन तथ्यों के बारे में उपयोग किया गया है, उन तथ्यों के अस्तित्व को न्यायालय साबित मान लेगा। तो न्यायालय ने साबित मान लिया, लेकिन आप ना साबित करना चाहें तो कर दे। यानी उन दशाओं में जब साक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है, जब साक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है, या जब साक्ष्य की मांग करना मूर्खता है, क्योंकि नॉर्मली अगर वैसा किया जा रहा है तो वैसा होता ही है। नॉर्मली अगर गाजे बाजे बज रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहा है, तो शादी ही होती है। यद्यपि गाजे बाजे शादी में ही बजेंगे, इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन 99% ऐसा ही होता है। अब 1% मान लीजिए शादी नहीं थी, फिर भी गाजे बाजे बज रहे थे, तो हम उपधारणा कर लेते हैं कि अगर गाजे बाजे सुने गए तो शादी हो रही होगी, उपधारणा कर लेते हैं, साबित करने का भार उधर कर देते हैं, क्योंकि सुविधा इसी में दिखाई देती है। भाई सुविधा इसी में दिखाई देती है। 99% मामलों में समय की बचत होगी और 1% मामलों में अन्याय ना हो, इसलिए हम सिर्फ उपधारणा करेंगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो उपधारणाएं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रखी गई, वो 2 उद्देश्यों से रखी गई।
एक उन दशाओं के लिए जहां साक्ष्य पाना कठिन है, और एक उन दशाओं के लिए जहां पर सुविधा ये मांग करती है कि तथ्यों को साबित एक पक्ष में मान लेना चाहिए, क्योंकि दैनंदिन व्यवहार, डेली रूटीन लाइफ का वो ये सजेस्ट करता है कि जब कुछ तथ्य अस्तित्व में होंगे तभी वैसा हो रहा होगा। जिन तथ्यों के उद्धारित होने का निर्देश ये दिया जाना समुचित होगा। ठीक है ना। तो उपधारणाएं कितने प्रकार की हैं? ठीक है, उपधारणाओं को रखने का कारण क्या है और उपधारणाओं को रखे जाने का प्रभाव क्या है? उपधारणाओं को रखे जाने का प्रभाव कुछ तथ्यों को साबित मान लिया जाना है, और यह जब प्रभाव पैदा होगा तो उन तथ्यों को न साबित करने की जिम्मेदारी उस पक्ष पर चली जाएगी जिस पक्ष को नुकसान हो रहा होगा उन तथ्यों के साबित माने जाने से। अन्यथा सामान्य नियम यह होता है कि जो जो कहेगा उसे ही अपनी बात साबित करनी होगी। तो उपधारणा क्या है, कितने प्रकार की है, क्यों है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और उसका प्रभाव क्या है? एक एक लाइन में अगर वन लाइनर आंसर दिया जाए तो उपधारणा कितनी है? 2। विधि की, तथ्य की। प्रकृति के दृष्टिकोण से कितनी है? 2। खंडनीय, अखंडनीय। इन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साबित क्यों की? इन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में शामिल क्यों किया? सुविधा के दृष्टिकोण से और साक्ष्य की अनुपलब्धता, इसकी दशा में न्याय निर्णयन सुविधा पूर्वक किए जाने के दृष्टिकोण से। यानी साक्ष्य की अनुपलब्धता जिन मामलों में है, यह सुविधा जहां मांग करती है। ठीक है, इनका प्रभाव क्या है? इनका प्रभाव यह है कि यह सबूत का भार जो सामान्य तौर पर चलता है कानून की दुनिया में, उसे बदल देती है। सबूत का भार बदलती है, कहना ज्यादा ठीक नहीं है, साबित करने का भार, क्योंकि सबूत का भार बदलता ऑलरेडी रहता है। साबित करने का भार ये एक बराबर हमेशा, ठीक है, स्थिर रहता है। तो ये साबित करने के भार को बदल देती है। ठीक है, और साबित करने का भार जो सामान्य तौर पर उस पक्षकार पर रहता है जो अमुक तथ्यों का कथन करता है, उपधारणा के उत्पन्न होते ही उन तथ्यों को साबित करने का भार दूसरे पक्ष पर चला जाता है। ठीक है, तो ये उपधारणाओं के बारे में समरी है जिसका, ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल की। इसके बाद हम लोग उपधारणाएं देखेंगे। तो हम लोगों ने सेक्शन 78 देखी, और सेक्शन 78 विधि की अखंडनीय उपधारणा हमने आपसे कहा था 78 to 93। अब पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 78 to 90 ये उपधारणाओं को स्थान ये मिला, और यहां पर जो उपधारणाएं ये विधि की है, तथ्य की नहीं है। हाँ, खंडनीय है, अखंडनीय है, क्योंकि दोनों प्रकार की उपधारणाएं, लेकिन ये सारी की सारी उपधारणाएं विधि की उपधारणाएं। और कल हम लोगों ने सेक्शन 78 की चर्चा भी की थी। 78 विधि की उपधारणा इसे उत्पन्न कर रही थी, और यह कह रही थी कि जब किसी न्यायालय के समक्ष कोई सर्टिफाइड कॉपी यह पेश की गई है, यह यूं कहें कि जब किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज आया है जो किसी दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपी होना तात्पर्य, तो अगर तो सारता उसी प्रारूप में, जिस प्रारूप में उस ढंग की कॉपियां होती हैं, और उस कॉपी के बारे में सेक्शन 78 में
वर्णित अन्य स्थितियां साबित कर दी गई हैं, तो न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वह सर्टिफाइड कॉपी असली है। यानी इस सर्टिफाइड कॉपी में जो लिखा है वही उस डॉक्यूमेंट में लिखा है, यह उपधारित करेगा। ठीक है। यद्यपि यह भी हो सकता है कि आपने सेक्शन 78 की विशेषताओं को पूरा करते हुए कमरे में बैठकर एक फर्जी कॉपी बना ली और उसमें वो लिखा दर्शित न हो जो कि मूल रूप से डॉक्यूमेंट में लिखा है, लेकिन न्यायालय उपधारित करेगा। अब विरोधी पक्षकार अगर आपत्ति करता है, अर्थात ये कथन करता है कि इसमें सेक्शन 78 द्वारा वर्णित विशिष्टियां जरूर हैं, लेकिन इसके बाद भी ये कॉपी डॉक्यूमेंट की कॉपी नहीं है, तो क्योंकि उपधारित करने का निर्देश है, तो अपनी बात साबित करने का जो भार है इस पक्षकार पर चला जाएगा। ठीक है। जबकि नॉर्मली अगर उद्धारणा न हो तो सर्टिफाइड कॉपी को असली साबित करने का भार इसी व्यक्ति पर होगा। यह साबित करे कि कब अप्लाई की थी, कब मिली थी, क्या प्रक्रिया अपनाई थी, इस सब बात को साबित करे, तभी उस कॉपी का असली होना यह न्यायालय द्वारा माना जाएगा। लेकिन उद्धारित करने का निर्देश आ गया तो इस सबसे झंझट से मुक्ति मिल गई। लेकिन असली होने का मतलब यह नहीं है कि अंतर वस्तु की सच्चाई या अंतर वस्तु की असत्यता, इसके विषय में ये यूं कहे एक शब्द में कि अंतर वस्तु की जेन्युइननेस के संबंध में कोई उदाहरण ये बिल्कुल नहीं होगी। जो कॉपी प्रस्तुत हुई है उसमें यह लिखा है कि राम चोर है, तो न्यायालय ये उपधारित करेगा कि ये असली कॉपी है, मीनिंग देयर बाय मूल डॉक्यूमेंट में भी यही लिखा है कि राम चोर है। लेकिन न्यायालय ये उपधारित नहीं करेगा कि राम के चोर होने के तथ्य को ही वाक्यांश के तौर पर इस दस्तावेज में दर्ज किया गया था, अर्थात राम वाकई चोर है, यह न्यायालय उपधारित नहीं करेगा। दस्तावेज की अंतर वस्तु की जेन्युइननेस, उसके बारे में उपधारणा नहीं है, दस्तावेज के असली होने के बारे में उपधारणा है। ठीक है। फर्क करना चाहिए, फर्क समझना चाहिए, और जब आप फर्क करते नहीं, समझते नहीं, तो सर्टिफाइड कॉपी वहां प्रस्तुत कर देते हैं और ये मानते हैं बस अब सर्टिफाइड कॉपी में जो लिखा है उसका साक्ष्य में देना ही नहीं, जबकि गलत। सर्टिफाइड कॉपी में जो लिखा है, ठीक है, उसकी जेन्युइननेस के बारे में कोई अवधारणा नहीं है, उसकी जेन्युइननेस के बारे में तो आपको साक्ष्य देना ही होगा। सर्टिफाइड कॉपी तो सिर्फ इतना सिद्ध कर रही है कि कोई डॉक्यूमेंट है जिनमें राम को चोर कहा गया है, तो आपकी इस बात को इससे सहायता मिलती है कि राम वाकई चोर ही होगा, नहीं तो हर कोई उसे चोर लिख क्यों रहा। ठीक है ना भाई, जो कारोबार के सामान्य अनुक्रम में अगर उसे चोर लिखा जा रहा, कहा जा रहा, सिर्फ मेरे द्वारा नहीं अन्य लोगों के द्वारा भी, तो मेरी बात को बल मिलता है। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं हो जाता कि राम वाकई चोर होगा, केवल सर्टिफाइड कॉपी के आधार पर तो नहीं माना जा सकता। ठीक है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, दुनिया में जितने महापुरुष, ठीक है, वे जिस काल में धरती पर थे तो तत्कालीन समाज ने उन्हें तो बेवकूफ ही कहा, लेकिन बेवकूफ कौन साबित हुआ, समाज या वे? तो लोकमत यह हमेशा सत्य का प्रतिपादन करेगा, कोई आवश्यक नहीं। ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, इसलिए उपधारणा, सिर्फ उपधारणा, ठीक है, असली होने के संबंध में यह होगी। यह सेक्शन 78 में लिखा है। 79 क्या कहती है? कहता साक्ष्य आदि के अभिलेख के तौर पर
पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। साक्ष्य आदि का अभिलेख, साक्ष्य आदि का यानी साक्ष्य का अभिलेख प्रस्तुत किया गया है या ऐसा कोई अन्य अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जिसका वर्णन सेक्शन 79 में है। तो कुछ बातों के साबित किए जाने के आधार पर न्यायालय कुछ परिस्थितियों की मौजूदगी की उपधारणा करेगा, और अगर आप यह कहना चाहते हो कि वे परिस्थितियां मौजूद नहीं थी तो इसे साबित करने की जिम्मेदारी आप पर होगी कि वे परिस्थितियां मौजूद नहीं थी। आप यानी जो पक्षकार यह कहेगा कि वे परिस्थितियां मौजूद नहीं थी उसी को साबित करना होगा कि वे परिस्थितियां मौजूद नहीं थी। साक्ष्य आदि के अभिलेख, हमने अभी आपसे कहा कि साक्ष्य तो दो प्रकार का है, दस्तावेजी और मौखिक। ठीक है, दस्तावेजी साक्ष्य उसके बारे में सेक्शन 79 नहीं है, क्योंकि कहता साक्ष्य आदि का अभिलेख। दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं साक्ष्य है, और यहां जिस अभिलेख की चर्चा हो रही वो साक्ष्य का अभिलेख है। ठीक है, वो स्वयं साक्ष्य नहीं है, यानी मौखिक साक्ष्य जब न्यायालय के समक्ष दिया गया और उसे अंकित किया गया तो अंकन के पश्चात जो दस्तावेज तैयार हुआ उस दस्तावेज की चर्चा ये 79 में हो रही है। उसने क्या कहा? साक्ष्य आदि का अभिलेख। ठीक है, साक्ष्य का अभिलेख ये इससे विपरीत हुआ। इन शब्दों से जो ध्वनित हो रहा है वो ध्वनित ये हो रहा है कि यहां जो चर्चा है वो उस अभिलेख की है जिसमें साक्ष्य अंकित है, या अन्य अभिलेख जिनकी चर्चा 79 में हुई। तो कहता साक्ष्य आदि का अभिलेख ये जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तो न्यायालय क्या उद्धारित करेगा, और जो कुछ उद्धारित करेगा वो कब उद्धारित करेगा, अर्थात किन चीजों के साबित किए जाने पर उद्धारित करेगा। क्या कहता है देखें, जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जाता है जिसका किसी न्यायिक कार्यवाही में या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी ऑफिसर के समक्ष किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य या साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना, अथवा किसी कैदी या अभियुक्त का विधि के अनुसार लिखा गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पर्यित हो, मतलब पहले उसे कई अभिलेखों की चर्चा कर दी। इन अभिलेखों के बारे में एक बार दृष्टि डाल लेना ठीक होगा। हम इसलिए बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं आपसे, क्योंकि इतना विस्तार से समझने में बहुत कठिनाई हुई है। ठीक है, बहुत समस्या हुई है चीजों को समझने में। हमने कहा कानून में पास होने से ज्यादा आसान कोई काम नहीं, और कानून पढ़ने से ज्यादा कठिन, कानून को समझने से ज्यादा कठिन कोई काम नहीं। पढ़ने या पास होने कोई समस्या नहीं, पास तो खन्ना बुद्धा सब हो रहे हैं। अरे जब हम पास हो गए तो कौन नहीं पास हो जाएगा? हम तो जब LLB कर रहे थे हमें किताबें ही नहीं मालूम थी। आप में से भी बहुतों को नहीं मालूम है। शर्त केवल इतनी है, हम माइक पर स्वीकार रहे हैं, आप अकेले भी नहीं स्वीकारते। फर्क सिर्फ इतना है, हम माइक पर बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता था, हमें किताबें भी नहीं मालूम थी, हम सिर्फ 22 को किताब मानते थे। बेर क्या होती है, किताब क्या होती है, हमें मालूम ही नहीं था। और बेर और किताब आपको भी नहीं मालूम है। ऐसा नहीं कि आप बड़ा सुधरे हुए हैं और हम बड़े बिगड़े हुए थे, बिल्कुल नहीं।
बल्कि हम आपसे ज्यादा सुधरे हैं। हम कम से कम मान तो रहे कि हम मूर्ख थे, या अभी भी मूर्ख हैं। आप तो मानते ही नहीं, हम तो सार्वजनिक तौर पर स्वीकार रहे हैं, आप तो अकेले में नहीं मानते। ठीक है, तो आप ढीठ भी हैं, हम सिर्फ मूर्ख। भाई ये ढीठ ढीठ शब्द जो भाषा में है वो इसी परिस्थिति के लिए है। आप ढीठ भी हैं, हम सिर्फ मूर्ख हैं। तो स्थिति क्या निकल गई कि बहुत कठिनाई होती थी, बहुत मुश्किल से इन चीजों को समझा है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो कठिनाइयां आप फेस न करो। कहता है कि जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज पेश किया जाता है, दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर नहीं, जब कभी न्यायालय में कोई दस्तावेज पेश किया जाता है जिसका किसी न्यायिक कार्रवाई में, जैसे आपने परिवार ये प्रस्तुत किया न्यायालय में, अब न्यायालय जांच कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, ठीक है, और वो इंक्वायरी कैसी है? जुडिशियल प्रोसीडिंग है, न्यायिक कार्रवाई, ये सीआरपीसी में प्रोवाइड है। ठीक है, न्यायिक कार्रवाइयां किनको माना गया है, इसकी अपनी डेफिनेशन है। तो अगर न्यायिक कार्रवाई में वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था और जो कुछ रिकॉर्ड हुआ था उसका ये दस्तावेज है, ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश होता है, या फिर, और ऐसा दस्तावेज हमेशा साक्ष्य का हो, जरूरी नहीं, क्योंकि साक्ष्य की तो अपनी डेफिनेशन है। न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर, जांचाधीन, ठीक है, विषय के संदर्भों में जो कुछ प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, उसकी तो अपनी डेफिनेशन है। न्यायिक कार्रवाई ये विचारण से भिन्न भी हो सकती है, ठीक है ना, जो विचारण न हो, जैसे 145 की प्रोसीडिंग है सीआरपीसी में, 133 की प्रोसीडिंग है सीआरपीसी में, न्यायिक कार्रवाई है तो है वो, ठीक है, लेकिन जो कुछ आप दे रहे हो उसका एक अभिलेख तैयार होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई दस्तावेज जिसे किसी न्यायिक कार्रवाई में या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी ऑफिसर के समक्ष, कोई ऑफिसर है जिसे किसी स्पेशल लॉ में इंपावर्ड किया गया है कि वह किसी तथ्य के संदर्भों में साक्ष्य ले सकता है, और उसने उस तथ्य के संदर्भ में साक्ष्य लिया है, और उसके द्वारा लिए गए उस साक्ष्य को जो विधि द्वारा सशक्त किए जाने पर उसने विशेष तथ्य के संदर्भों में लिया था, किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है दस्तावेज के माध्यम से, उस दस्तावेज के माध्यम से जिसे उस प्रकार के तथ्य के साक्ष्य के अंकन के दौरान स्वयं इस व्यक्ति ने तैयार किया। ठीक है ना, उसको पेश किया गया है। ठीक है, या किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य या साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन। अब यह शब्द प्रयोग संदर्भों से अर्थ यह ग्रहण कर रहा है, और हमने आपको पहले भी कहा कि शब्द प्रयोग हमेशा संदर्भ से अर्थ ग्रहण करेगा। जैसे सुबह हम बात कर नहीं रहे थे, इनसे शबीना, हमने पूछा कहां थी कल, इन्होंने कहा कि आंख दिखाने गए थे। हमने संदर्भ से काट दिया बात को और ये पूछा कि ये बताओ कि डॉक्टर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुमने उसे आंख क्यों दिखाई। अब बात ही बदल गई, अब बात ही बदल गई। इन्होंने जो कहा संदर्भ से सिर्फ हमने उसे काटा, और संदर्भ से कटते ही उसके अर्थ बदल गए। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमने आंख दिखा कर आए डॉक्टर को। हम पूछ रहे हैं आंख क्यों दिखाई डॉक्टर को, ये बताओ, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, उसने तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं किया, क्यों दिखाई आंख। अब संदर्भ भी बदल चुका है, और जो फेसबुक ये मूर्ख लिखते हैं वो इसी टाइप की हरकतें करते हैं। संदर्भ में देखना होगा, अर्थ सदैव संदर्भ से निकलेगा। एक हमारे और मित्र हैं, आंख दिखाने गए, बोले खुजली होती, इरिटेशन है आंख, क्योंकि डॉक्टर साहब भी हमारे मित्र हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आंख में गीलापन कम है
और जब आप पलके चलाते हो तो गीलापन होता है आंख में, लगातार आंसू निकलते रहते हैं, आंख में हमेशा आंसू निकलेंगे, और आंसू नहीं निकलेंगे तो गीलापन खत्म हो जाएगा आंख का और इरिटेशन होगा। बाहर निकले, दूसरे ने पूछा क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर साहब ने, वो विस्तार से बताने लगे। हमने कहा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि इनकी आंख का पानी मर गया है। ठीक है, आंख का पानी मर गया है, सिर्फ इतना बताया, फिर हमने संदर्भ से काट दिया बात को। ठीक है, एक लाइन में बात मेरी भी ठीक है कि भाई इनकी आंख का पानी मर गया, तभी तो इरिटेशन है आंख में, लेकिन संदर्भ से बात हटते ही अलग अर्थ ग्रहण कर लेती है। इसलिए आपसे हाई स्कूल से आदत आपको डलवाई जाती है, संदर्भ सहित व्याख्या करें, क्योंकि अर्थ संदर्भ से निकलेगा, बिना संदर्भ के अर्थ नहीं आ सकता। किन संदर्भों में बात हो रही है बताना पड़ेगा, संदर्भ से हटते ही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और यहां आपको दो उदाहरणों से हमने स्पष्ट किया। तो यहां जो शब्द प्रयोग है उसे संदर्भों में देखेंगे तो यह मौखिक साक्ष्य को समर्पित दिखाई देता है। क्या कहता है? कहता है जब किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य, जब वो साक्ष्य दे रहा है, ठीक है, या साक्ष्य के किसी भाग का, या उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन, या तो अभिलेख है या ज्ञापन है। और अभिलेख और ज्ञापन अलग अलग होते हैं। यह हम लोगों ने जब सीआरपीसी में एविडेंस रिकॉर्डिंग को पढ़ा था, साक्ष्य का अंकित किया जाना, याद कीजिए 273, 274, 275, 276, तो जो माइनर ऑफेंसेस थे इन्हें ट्रायबल बाई, ठीक है, मजिस्ट्रेट कोर्ट थे और एज ए सम्मन केस परीक्षणीय थे, विचारणीय थे, उनमें ज्ञापन तैयार हो रहा था और जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय थे। गंभीर अपराधों के संबंध में जब विचारण था तो अभिलेख तैयार हो रहा था। विधायिका कहीं गलती नहीं करती। विधायिका ने ज्ञापन और अभिलेख दो शब्द लिखे तो दो अर्थ है उनके। जब आप ज्ञापन तैयार करते हो किसी के कथन का तो आपके पास सुविधा होती है उसके कथन को समझ कर लिखने की। आपको जो समझ में आया, ठीक है, उसमें जो आप समझ में आया यानी, क्योंकि आपके अपने दिमाग की विशेषता है, वो वही समझता है जो उसे उपयोगी दिखता है। जो उसे उपयोगी नहीं दिखता वो उसे समझता ही नहीं, और जिसे वो समझता नहीं उसे वो स्टोर नहीं करता। इसीलिए जब आपको समझ में नहीं आता है तो आपको याद नहीं होता। आप सड़क से आए थे, हम पूछे कितनी चीजें देखी, तो आप लैंडमार्क भले ही बता दो, बाकी कुछ नहीं बता पाओगे। ठीक है, कारण यही है कि दिमाग अनुपयोगी न तो सहेजता है न सजोता है, दोनों ही बातें नहीं होती। इसलिए आपको जो समझ में आएगा वो वही समझ में आएगा जो आपको सार दिखेगा दूसरे की बात में। तो जब आपको ज्ञापन तैयार करने की सुविधा दे दी गई तो स्थिति यह होगी कि साक्षी जो कह रहा है वो आपकी समझ में जो आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो सार आपको समझ में आ रहा है उसकी बात का, अब हो सकता है उसकी बात का सार कुछ और हो, क्योंकि शब्द वे नहीं लिखे गए हैं जो शब्द लिखे जाने चाहिए थे। ठीक है ना, संदर्भ नहीं लिखा गया, ज्ञापन तैयार हुआ है। ज्ञापन, वो सब कुछ नहीं लिखा गया जो कुछ साक्षी ने बोला, बल्कि लिखने वाले ने बोलने वाले की बात को समझ कर लिखा है। और बोलने वाले की समझ वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन फिर भी चूंकि संबंध मामलों में सजा बहुत कम होती है,
इससे समय को बचाने के दृष्टिकोण से संबंध मामलों में साक्ष्य के अभिलेखन की प्रक्रिया ज्ञापन तैयार करने की बनाई गई है और यह कहा गया कि ज्ञापन तैयार किया जाएगा। लेकिन आपराधिक मामलों में जब मामला सत्र विचारणा का आएगा, जहां गंभीर सजाएं हैं, या वारंट ट्रायल का आएगा जहां गंभीर सजाएं हैं, वहां यह प्रक्रिया नहीं होगी। वहां साक्ष्य का अभिलेख तैयार होगा, रिकॉर्ड तैयार होगा। अभिलेख की अंग्रेजी रिकॉर्ड होती है, और रिकॉर्ड का मतलब आपकी समझ डिसअलाउड, जो कह रहा है लिख दीजिए, और जो जिस भाषा में कह रहा है उसी भाषा में लिखिए, जो जिस शैली में कह रहा है उसी शैली में लिखिए। हमारे एक मित्र हैं, डाइंग डिक्लेरेशन लिखने वाले एसडीएम साहब, न्यायालय में डाइंग डिक्लेरेशन लिखने का साक्ष्य देने आए तो उन्हें क्रॉस एग्जामिन करना था। हमने उन्हें समझा कर भेजा, हमने कहा तुम उनसे यह पूछना, क्योंकि लड़की ग्रामीण पृष्ठभूमि की थी, लिखा था अनपढ़ क्योंकि उस पर अंगूठा लगा था, ठीक है। अब ग्रामीण पृष्ठभूमि की अनपढ़ है तो खड़ी बोली तो नहीं बोलेगी जैसे हम लोग बोलना है। डीडी खड़ी बोली में था, इसका मतलब तुमने समझ कर लिखा है, इसका मतलब तुमने समझ कर लिखा है, जबकि डीडी जैसा बोला था वैसा लिखा जाएगा। अब हमने अपने कलीग से कहा तुम जाना और यह पूछना कि लड़की ने जिस शैली में जवाब दिए थे क्या आपने उस शैली में अंकित किए थे। अब भाषा और शैली इसका अंतर न करने के कारण उन्होंने पूछ लिया कि लड़की से आपने जिस भाषा में पूछा था उसी में उत्तर दिया। हमने कहा अब हिंदी में तुमने पूछा था, हिंदी में उत्तर दिया, भाषा तो हिंदी है, शैली के बारे में जानकारी करनी है। शैली अलग बात है, स्क्रिप्ट अलग बात है, ठीक है, और लैंग्वेज ये अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। तो हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं वो ये कि अभिलेख में शब्द वही आएंगे, उसी शैली में आएंगे। यहां गलत हो गया, उस गलती को उठाया जा सकता था, उसे डिस्क्रेडिट किया जा सकता था डीडी को, ठीक है, कि ये डीडी असली नहीं है, फर्जी है, तुमने अपने मन से लिखा है, पीड़िता ने ये नहीं बताया। नहीं तो उसकी शैली में होना चाहिए, उन्हीं शब्दों में होना चाहिए। अभिलेख उसी शब्द प्रयोग के साथ लिखे जाने की मांग करेगा जो शब्द कथनकर्ता के द्वारा कहे गए, बताए गए। अभिलेख और ज्ञापन इसका फर्क है, और दोनों मौखिक साक्ष्य के तैयार होते हैं। तो सेक्शन कहता है कि जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जाता है जिसका किसी न्यायिक कार्यवाही या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी ऑफिसर के समक्ष किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य या साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना, अथवा किसी कैदी या अभियुक्त का विधि के अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पर्य है। 164 सीआरपीसी है, वहां अभियुक्त के कथन और संस्वीकृति, ठीक है, साक्षियों के कथन और अभियुक्त का संस्वीकृति वाला कथन रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई कथन किसी साक्षी का या संस्वीकृति होना तात्पर्य है और जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा उपर्युक्त जैसे किसी ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्य है। जो पेश किया गया अभिलेख पर, अभिलेख उस पर मजिस्ट्रेट के रूप में या न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर ये भी मौजूद है। तो जब तक वो व्यक्ति आकर मेरे सामने ये न कह दे कि ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, तब तक जो सिचुएशन है उसको बिल्कुल ठीक ढंग से अगर बोला जाए तो शब्द यही उपयोग हो सकते हैं कि ये दस्तावेज उनके द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्य है, क्योंकि अभी तय तो हुआ नहीं, ठीक है ना। कानून एकदम एब्सोल्यूट और एकदम करेक्ट लैंग्वेज में लिखा जाता है, और हमारी आदत कुछ भी ठीक करने की नहीं है।
हम न तो कुछ ठीक समझना चाहते हैं, न ठीक बोलना चाहते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते। इसलिए हमें कानून में दिक्कत यह होती है। यहां यही कहा जा सकता है ठीक है, तो हस्ताक्षरित होना तात्पर्य है। तो उसने कहा कि तात्पर्य है, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा। अगर ये चीजें पेश की गई हैं और हस्ताक्षरित होना तात्पर्य भी है, तो न्यायालय उपधारित करने लगेगा। अब ये भी सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से उपधारणा रखी गई, क्योंकि 99% जब ऐसे दस्तावेज पेश किए जाते हैं तो जेन्युइन ही होते हैं। ठीक है, उन्हीं लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं जिनके द्वारा हस्ताक्षरित होना वे दर्शित है। यद्यपि विपरीत भी हो सकता है, लोग हाईकोर्ट का फर्जी आर्डर दाखिल कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आर्डर बना लेते हैं, तो वो जिसके द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्य है उसके द्वारा हस्ताक्षरित है तो नहीं, इसीलिए तो वो फर्जी है। ठीक है, लेकिन तात्पर्य तो आई है। ठीक है ना, तो तात्पर्य है, लेकिन वो एक्सेप्शनली होता है। सामान्य तौर पर जब जजमेंट या कोई एविडेंस का अभिलेख प्रस्तुत किया जाता है, तो जिसके द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्य होता है उसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है वाकई। ठीक है ना, इसीलिए न्यायालय उपधारित करेगा। अगर इतना हुआ है तो न्यायालय उपधारित करेगा। और उपधारित करने का अर्थ ये तो है नहीं कि मान ही लेंगे हम, बस जब तक तुम ऐसी व्यवस्था ना कर दो या ये दर्शित ना कर दो कि आपको ये नहीं मानना चाहिए, तब तक मानेंगे। ठीक है, हम लोग कहते भी आपसी बातचीत में ये मेरी मान्यता तो ये है, लेकिन अगर तुम साबित कर दोगे, तुम बताओगे, तुम समझाओगे हमें बात, तो हम अपनी मान्यता में बदलाव ये भी कर लेंगे। ठीक है, मेरे अनुसार सत्य है, और क्योंकि मेरे अनुसार सत्य है तो इस पे मेरा आग्रह है। लेकिन अगर तुम समझा दोगे हमें कि सत्य कुछ और है, तो मेरा सत्य के प्रति आग्रह है, दुराग्रह तो नहीं है। हम अपना आग्रह बदल लेंगे, और वो जो सत्य के रूप में हमारे सामने सिद्ध किया जाएगा उसके प्रति मेरा आग्रह ये हो जाएगा, क्योंकि मेरा सत्य के प्रति आग्रह है। अब सत्य ही बदल गया तो मेरा आग्रह तो बदलेगा ही, दुराग्रह ये कभी नहीं बदलेगा। और दुराग्रही इसी को भाषा में ढीठ ये कहा जाता है। ठीक है, तो मेरा तो सत्य के प्रति आग्रह है, तो यहां भी सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा न्यायालय यह उपधारित करेगा क्या कि वह दस्तावेज असली है। असली का फिर वही, इसमें जो कुछ लिखा है ये असली है नहीं, सिर्फ इतना कि उसी ठीक है व्यक्ति के कथनों का अभिलेख है। यह भी तो हो सकता है उस व्यक्ति ने कुछ और कहा हो, तुम अपने घर पे बैठ के उसके कथनों का अभिलेख उसी ढंग से फर्जी ढंग से तैयार करके ले आए हो। यह भी तो हो सकता है कि असली अभिलेख में कुछ और लिखा है, तुमने असली अभिलेख देखा और नकल कर लेने में तुम बहुत माहिर हो। तुमने असली अभिलेख देखा, उसमें बने सिग्नेचर देख लिए कि कैसे बने हुए हैं, घर आए बढ़िया अपने मतलब का उसका स्टेटमेंट एक तैयार किया, वैसे ही फर्जी सिग्नेचर बनाया पेश कर दिया। ठीक है ना, अब वो असली नहीं है। ठीक है, असली नहीं है, क्यों? इसलिए क्योंकि उसके हस्ताक्षर भी आपके हैं, और यहां जिस असलियत की बात हो रही है वह हस्ताक्षरों की असलियत है, यानी उसने जो बोला था वही लिखा है इसमें, यह उपधारित होगा। अगर यह साबित किया गया कि उसने बोला कुछ और था, इन्हें लिखा कुछ और, तो उपधारित नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यह उपधारित होगा तब तक जब तक अन्यथा साबित ना हो। जैसे आपने गवाह कुछ कहता रहा, तुम कुछ लिखते रहे, अब अभिलेख तो तैयार हो गया। यूजुअली सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, लेकिन प्रैक्टिस यही है कि जैसा आप सुनते भी नहीं है, जिस समय सवाल हो रहे होते हैं और साक्षी उत्तर दे रहा होता है। ठीक है, जैसा आप अब सुनते नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि सुनना चाहते नहीं है, अरे उनकी भी मजबूरी है। 250 तो तुमने फायदे लगा रखी, किसी में बहस होनी है, किसी में जमानत सुननी है, उन्हें एविडेंस भी रिकॉर्ड हो रहा है, किस किस चीज पर ध्यान दें। तो जहां एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा होता है वहां दोनों वकील खड़े होते हैं, इसलिए वो थोड़ा उस ओर से निश्चिंत रहते हैं और इधर ध्यान देते रहते हैं।
ठीक है, बहस में। क्योंकि अक्सर गवाह ने जो कहा वो नहीं लिखा गया, दोनों वकील झगड़ने लगते हैं कि लिखे कैसे ये वो, फिर वो तुरंत ही इधर ध्यान देने लगते हैं जब झगड़ा होने लगा कि भाई क्या बात है, क्यों झगड़ रहे, तो बताते साहब ये कहा, ये लिखने नहीं दे रहा, फिर वो हो जाता है। लेकिन अब मानो दोनों वकील मिल गए, पेशकार भी मिल गया, जज साहब का ध्यान उधर है, और गवाह की हिम्मत ही कितनी होती कोर्ट में। भाई गवाह कितनी हिम्मत होती कोर्ट में, आधा तो देख के, ठीक है, आधा हो जाता है वो। ये यहां कितने भी बहादुर बनो, वहां जैसे ही खड़े होते हो आधी काबिलियत तो तुरंत बाहर, ठीक है। उसके बाद कुछ कहा कुछ लिखा, दोनों लोग मिले हुए, आपत्ति किसी और से नहीं। अब साक्षी ने जब सिग्नेचर करने के लिए पढ़ लिया, मान लो, हालांकि पढ़ते नहीं, यूजुअली वो पढ़ भी नहीं पाते, इतनी भी स्थिति नहीं होती, लेकिन पढ़ लिया मान लो, और उसने देखा क्यों नहीं लिखा है। हालांकि ये एक्सेप्शनली है, आज 24 साल की वकालत के जीवन में मैंने ऐसा देखा नहीं है कि कुछ कहा गया हो कुछ लिखा गया हो, ऐसा देखा नहीं है। लेकिन होने को भैया कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने मान लीजिए देख लिया, किसने तो वो लिखा ही नहीं जो हमने कहा, उसने तत्काल शिकायत की साहब से। अब हम लोगों ने सीआरपीसी जरा ध्यान करिए, सीआरपीसी क्या कहती है, सीआरपीसी कहती है कि अगर साक्षी ये कहता है कि उसने जो कहा वो नहीं लिखा, तो साक्षी भी झूठा हो सकता है, ठीक है। झूठ तो साक्षी भी बोल सकता है, भाई तुमसे सवाल किया गया, सच्चाई निकल आई, बाद में तुम्हारे वकील साहब ने बताया तुम तो गलत कह गए बेटा, अब तुम कह रहे हमने तो ये कहा ही नहीं, हम तो सिग्नेचर ही, ये भी तो हो सकता है, बातें तो दोनों हो सकती हैं। तो सीआरपीसी ये कहती है कि ऐसी दशा में साक्षी जो बता रहा है कि उसने ये कहा था वो भी लिख दिया जाएगा, वो काटा नहीं जाएगा, लेकिन वो भी लिख दिया जाएगा। अब वो भी लिख गया, लेकिन इंक्वायरी सेटअप हो गई। इंक्वायरी तो कम से कम जांच तो होनी चाहिए कि बात किसके साथ है, तुम गलत हो ये साक्षी गलत है, इंक्वायरी तो होनी चाहिए। इंक्वायरी सेटअप हो गई। अब ये अभिलेख न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है, न्यायालय उद्धारित कर रहा कि ये असली है, अर्थात ठीक है उसी व्यक्ति के कथनों का ये अभिलेख है। हम कह रहे नहीं है, ठीक है, और हम ये साबित कर रहे कि साहब हमने वहां शिकायत भी की थी, लिखने वाले के खिलाफ इंक्वायरी भी सेटअप हुई थी, सारी चीजें हम साबित कर रहे हैं, और उसमें उन्हें सजा भी मिली। अब ये साबित हो गया कि ये भैया वो अभिलेख नहीं है। लेकिन नॉर्मली चूंकि हम कह रहे हैं 24 साल में हमने नहीं देखा, इससे सुविधा इस बात की मांग करती है कि इसका असली होना उद्धारित कर लिया जाए, इसीलिए यहां उद्धारित करेगा, ये निर्देश है, उद्धारित करेगा। लेकिन क्या क्या वह दस्तावेज असली है, उन परिस्थितियों के बारे में जिनके अधीन वह लिया गया, कोई भी कथन जिनका उनको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्य कर सकते हैं। अब तो साहब जब एविडेंस रिकॉर्डिंग होती है कुछ नहीं देखते हैं, मजबूरी के कारण नहीं देखते, ये सही है, लेकिन लिखा क्या जाता है, आप कचहरी आओगे तो पहले वो एविडेंस रिकॉर्ड करेगा और फिर पेशकार साहब कहेंगे कि भैया इतनी जगह छोड़ दो, इसमें तो हमें नया पेज नहीं लगाना पड़ जाएगा, हमें तो सर्टिफिकेट लिखना है अभी, ठीक है। तो अगर भाई उनका परीक्षा का अधिकार तो नहीं रोका जा सकता, डिफेंस तुरंत ही कहता है तुम्हें लगाना तो हम क्या करें, खूब लगाओ, हम तो पूछेंगे, ठीक है। वो कहते लेकिन फिर ज्यादा पूछना, आधा पेज कम से कम भरवा देना, कहते आधा उधा पूछना है, हमें एक सवाल और पूछना है, एक और पूछेंगे। अब होता है वहां ये सब झगड़े चलते हैं, और ये मजा भी है, यही तो झगड़ा है, यही तो आनंद देता है वहां, नहीं तो एक बोरिंग कार्रवाई नहीं बनेगी सारी चीजें। वो कहते कुछ नहीं, तुम अपना चाय लगाओ और चाहे तुम कुछ करो, हम तो पूछेंगे। अब साथ में फिर वो लास्ट में सर्टिफिकेट लिखते हैं, और वो हस्ताक्षर किसके द्वारा, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है। उसमें क्या लिखा होता है, ये बयान खुले न्यायालय में मेरे बोलने पर मेरे रीडर, पेशकार को रीडर कहते हैं, मेरे रीडर द्वारा अंकित किया गया, ये मेरे द्वारा आज इतने इतने दिनांक को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित किया गया। खुला न्यायालय, खुला न्यायालय क्या है, 327 सीआरपीसी, ये लिखा जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि फर्जी बैठ के चेंबर में लिख लिया हो, जो उसने बोला वो लिखा ही ना हो, लेकिन हमने कहा ना 24 साल में हमने ये नहीं देखा है।
एक्सेप्शनली भैया कहीं हुआ हो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन देखा हमने नहीं है आज तक। तो सुविधा इसी बात की मांग करती है कि ये परिस्थितियां उद्धारित कर ली जाएं, कि जिन परिस्थितियों का उस समय मौजूद होना दस्तावेज में अभिलिखित किया गया, अर्थात यह अभिलिखित किया गया ना कि मेरे बोलने पर, ठीक है, साक्षी के कथन अंकित किए गए, यानी ये जो कथन अंकित है ये साक्षी के ही है, और जज साहब ने एक कथन नहीं बोला था, लेकिन माना यही जाएगा कि जज साहब के बोलने पर अंकित हुआ। ठीक है, उन परिस्थितियों के बारे में उद्धारणा होगी जिन परिस्थितियों का अंकन वहां किया गया है, लेकिन असली होने के बारे में उद्धारणा ये क्या है? उद्धारणा ही है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। वहां कचहरी आओगे तो बहुत सारे वकील आपको ये भी कहते मिलेंगे, और वास्तव में कहते ही नहीं, मानते मिलेंगे कि जवानी कैसे नहीं मानेंगे, तो फलानी अदालत की एविडेंस की कॉपी है तो होती रहे, हो सकता वहां सब कुछ झूठ का हो या सब कुछ सच का हो, ये माना जाएगा कि हां ये एविडेंस की कॉपी है, असली होना उद्धारित होगा। उसके आधार पर साक्षी के खिलाफ 340 की कार्रवाई शुरू हो जाए, 340 आरपीसी की मिथ्या साक्ष्य देने की, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की न्यायालयीन कार्रवाइयों में, वो अलग बात है। लेकिन क्या उद्धारित होगा ये तो आपको समझना ही चाहिए। कहता दस्तावेज का असली होना ये उद्धारित होगा उन परिस्थितियों के बारे में जिनके अधीन वह लिया गया था, कोई भी कथन जिनका उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्य था, और ऐसा साक्ष्य कथन या संस्वीकृति सम्यक रूप से ली गई थी। सम्यक रूप से ही ऐसा कथन, साक्ष्य, संस्वीकृति जिस प्रकार लिया जाना कानून के द्वारा अपेक्षित है, उसी प्रकार ये संस्वीकृति कथन या साक्ष्य लिया गया था, यह भी उद्धारित होगा। जबकि हमारी कोर्ट में तो होता है ये, लेकिन नंबर ऑफ कोर्ट में हम रहे हैं और नंबर ऑफ कोर्ट को हमने फेस किया है, कभी भी साक्षी को शपथ ही नहीं दिलाते। हमारे यहां तो कहलवाते हैं, कहो साक्षी से कि जो हम कह रहे हैं वो दोहराओ, ये ईश्वर की कसम खाते हैं कि जो न्यायालय में कहेंगे सच कहेंगे। शपथ दिलाना ये विधि की अपेक्षा है ना, तो सम्यक प्रकार से लिया गया था, यह भी उद्धारित होगा। यानी जैसे कानून कहता है वैसे ही इसको लिया गया था, यह भी उद्धारित होगा। ठीक है ना? लेकिन यह सिर्फ उद्धारित होगा, आप साबित कर सकते हो कि ऐसा नहीं है जैसा उद्धारित हुआ, लेकिन जब तक आप साबित नहीं कर दोगे तब तक यही माना जाएगा ऐसा ही है। उद्धारित करेगा का अर्थ ऐसे ही निकलेगा। तो ये दोनों उद्धारणा किसकी हुई? विधि की। और कैसे हुई? अखंडनीय। लेकिन अखंडनीय वैसी ही जैसे अजमानती अपराध, अजमानती अपराध में भी जमानत मिलेगी, ऐसे अखंडनीय उद्धारणा भी खंडित होगी। लेकिन जैसे अजमानती अपराध में जमानत मांगना आपका हक है, पाना आपका हक नहीं है, ऐसे ही अखंडनीय उद्धारणा की दशा में जब तक विपरीत साबित न हो तब तक वैसा ही माना जाएगा जैसा उद्धारित करने का निर्देश है। दोनों आपने प्रिजम्पशंस देखे कि आधार पर सुविधा, सुविधा के आधार पर। तीसरा कहता राजपत्रों, समाचार पत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उद्धारणा। और पिछली जो है सीआरपी थी वो एविडेंस, उसमें इस सेक्शन का ए सेक्शन भी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखे गए राजपत्रों आदि के बारे में उद्धारणा। ठीक है ना? और वो इन्होंने 81 ये बना दिए। ठीक है ना? तो यहां कह रहा है राजपत्रों, और वहां 79 से उद्धारणा 79 टू 90 चलती, यहां 78 से आ गई, इसलिए ये 80 उसमें 81 है, और जो 81 इसमें है वो 81A है। ठीक है? अब चूंकि 78 से शुरू हो गया तो विधि की उद्धारणा 78 को 93 पहुंच गई।
और इसको उन्होंने 80 कर दिया, और जो ठीक है 81A थी उसको 81 कर दिया। ये कहा न्यायालय प्रत्येक ऐसे दस्तावेज का असली होना उद्धारित करेगा जिसका राजपत्र होना या समाचार पत्र या जनरल होना तात्पर्य है, तथा प्रत्येक ऐसे दस्तावेज का जिसका ऐसा दस्तावेज होना तात्पर्य है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्देशित है, यदि ऐसा दस्तावेज सारतः उस प्रारूप में रखा गया हो जो विधि द्वारा अपेक्षित किया गया है और उचित अभिरक्षा से पेश किया गया हो, असली होना उद्धारित करेगा। कुछ दस्तावेजों का असली होना यहां उद्धारित करने का निर्देश ये विधायिका के द्वारा न्यायालय को मिला है। अब इसे ठीक से समझ लेना है, क्योंकि कचहरी में आपको इसके बारे में बड़ा भ्रम मिलेगा और इसमें आप हमेशा दिग्भ्रमित रहेंगे। एक तरफ कचहरी में यह कहा जाएगा कि न्यूज़पेपर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं, और दूसरी ओर आप यह लिखा देखें कि न्यायालय प्रत्येक ऐसे दस्तावेज का असली होना उद्धारित करेगा जिसका राजपत्र होना या समाचार पत्र या जनरल होना तात्पर्य है। ठीक है, यानी या तो समाचार पत्र है वो या जनरल है नहीं, होना तात्पर्य है, क्योंकि है ये तो हम तभी कहेंगे जब साबित हो जाए कि है। अभी तो केवल हमारे सामने रखा गया तो तात्पर्य है, यही हम कह सकते हैं। जिसका समाचार पत्र होना, जनरल होना या राजपत्र होना तात्पर्य है, तथा प्रत्येक ऐसे दस्तावेज का जिसका ऐसा दस्तावेज होना तात्पर्य है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा ठीक है रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्देशित है, जिसे निर्देशित है कि लेखपाल खतौनी रखेगा, जडे द्वारा निर्देशित है, लैंड रेवेन्यू एक्ट द्वारा निर्देशित है, तो विधि द्वारा निर्देशित है कि अमुक व्यक्ति अमुक दस्तावेज रखेगा। ठीक है ना, मानिए जीएसटी के कानून, इनकम टैक्स के कानून द्वारा निर्देशित है कि अमुक प्रकार का रिकॉर्ड आप रखेंगे। ठीक है ना, और जो सारता उसी प्रारूप में रखा गया, जिस प्रारूप में रखा जाना विधि द्वारा निर्देशित है, मानिए उसमें कहा गया कि इस अधिनियम में सूची का में जो प्रारूप दिया है उसी प्रारूप में आप ये रिकॉर्ड रखेंगे, तो उसी प्रारूप में होना चाहिए। ठीक है, जब ऐसे दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे जो ये होना तात्पर्य है, तो न्यायालय और उसका उचित अभिरक्षा से, यानी उसी लेखपाल की अभिरक्षा से पेश किया गया है उसे। ठीक है, तो इन दस्तावेजों का असली होना न्यायालय उद्धारित करेगा। अब आपकी समझ में नहीं आएगा राजपत्र, जनरल या ऐसा दस्तावेज जिसे रखने का निर्देश किसी विधि के द्वारा दिया गया है, इसके बारे में तो आपके मन में कोई भ्रम पैदा नहीं होगा। मैं समाचार पत्र, इसके बारे में बड़ा भ्रम पैदा होगा, यार यहां लिखा है असली होना उद्धारित करेगा, वो कहते हैं साक्ष्य में नहीं दिया जाएगा, और जो कह रहे होंगे कि असली होना उद्धारित किया जाएगा वो भी कहेंगे साक्ष्य नहीं है। उनको पूछो क्यों नहीं है, क्या है, तो बता कोई नहीं पाएगा। ठीक है, अब जो समझने लायक, समाचार पत्र में जो कुछ छपा है वो साक्ष्य नहीं है, ये सही है, क्योंकि समाचार पत्र में जो कुछ छपा है वो सब कुछ हियरस है। किसने सुना? करस्पॉन्डेंट ने। किससे सुना? जिसने देखा। जिसने देखा, हमने आग लगाते इनको देखा, हमने बताया करस्पॉन्डेंट को, हमने इन्हें आग लगाते देखा, हम तो आए नहीं साक्ष्य में। इवन करस्पॉन्डेंट नहीं आया, आप खाली प्रति लिए घूम रहे हो। इस प्रति की क्या वैल्यू? ठीक है, इस प्रति की तो कोई वैल्यू नहीं हो सकती। उसने कहा क्या? उसने कहा समाचार पत्र का, जनरल का, ठीक है ना, या राजपत्र का, या दस्तावेज का असली होना उद्धारित होगा, यह कहा। अब जरा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सोचिए। मानहानि के लिए आप अभियोजित हो, मानहानि साबित हो चुकी है, अब क्षतिपूर्ति के पॉइंट पर बात चल रही है, कितनी दिलाई जाए तो मानहानि के अनुपात में मिलेगी।
हमारा कहना है टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा, जो पूरे हिंदुस्तान में चलता है और पूरे हिंदुस्तान में लोग हमें जानते थे और पूरे हिंदुस्तान में हम बेइज्जत हुए। और हम टाइम्स ऑफ इंडिया एक पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं न्यायालय के समक्ष, जो 17 अक्टूबर सन 2022 का है, और उसमें मेरे विरुद्ध मानहानिकारक लेख छिपा। इस तथ्य के समर्थन में हम समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत कर रहे हैं कि वह लेख मानहानिकारक जो साबित हुआ है वह समाचार पत्र में छपा था और उसका प्रसार पूरे हिंदुस्तान में था। इस तथ्य के समर्थन में हम समाचार पत्र की प्रति ये प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये इनने टाइम्स ऑफ इंडिया के जो मालिक हैं उनसे, ठीक है, वो इनसे मिले हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं लिखा था, हमने तो बिस्मिल संदेश में लिखा था। बिस्मिल संदेश तो हिंदी बाग में चलता है, और उसका, ठीक है, उसकी तो 4 कॉपी भी नहीं छपती, ठीक है, वो तो खाली हम इसलिए छाप लेते हैं कि व्हाट्सएप पे भेज देते हैं लोगों को, और सूचना विभाग से पत्रकार के रूप में कुछ सुविधाएं हासिल कर लेते हैं। किसी ने पढ़ा ही नहीं, झूठ बोलते हैं। इसलिए चलो मैं माना नहीं की, 10 रुपए दे देते हैं। फर्क आ रहा है बहुत बड़ा, ठीक है। तो अब प्रति की शुद्धता ये विवाद में आ गई। अगर ये टाइम्स ऑफ इंडिया की असली प्रति है, ये वाकई 24 अक्टूबर सन 2022 को जो टाइम्स ऑफ इंडिया छपा था उसी की प्रति है, तब तो क्षतिपूर्ति की रकम बढ़ जाएगी। और अगर मालिकान से मिलकर ये सिर्फ इसी मुकदमे के लिए छपवा ली गई है, ठीक है, बाकी ये लेख बिस्मिल संदेश से छपा था, जो खिन्नी बाग से छपा था और जो कहीं नहीं गया, तो फिर घटेगी। अब प्रस्ताव इस समाचार पत्र का असली होना उद्धारित करेगा न्यायालय। यह उद्धारित करेगा कि नहीं, ये 24 अक्टूबर 2022 की ही है, क्योंकि ये थोड़ा असंभव है कि मालिकान से दोस्ती हो। मालिकान फिर डेली का अखबार छापना तो मुश्किल होता है पूरे दिन में, वो एक फर्जी ये चलाते घूमेंगे। कैसे चल जाएगी मशीन, कैसे वो सारी चीजें कंपोज हो जाएंगी, कैसे क्या होगा, बड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं तो कठिन बहुत है। इसे सुविधा के पॉइंट ऑफ व्यू से असली होना उद्धारित होगा, सिर्फ असली होना, और कुछ भी उद्धारित नहीं होगा, ठीक है। तो इस ढंग से समाचार पत्र का असली होना, इसके बारे में वहां उद्धारना है। समाचार पत्र में छपा हुआ साक्ष्य नहीं है, उसका साक्ष्य देना चाहते हो, जैसे यह भी हो सकता है कि समाचार पत्र में यह छपा, एक बार हमने दिया था ये, इसलिए मैं पता है। समाचार पत्र में यह छपा 3 दिन पहले कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमुक अमुक लोगों को हत्या के अभियोग पर गिरफ्तार किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस और समाचार और सब लगा हुआ था। वो जैसे बैठी होती पुलिस पार्टी पीछे, वो ढाटा बांधे खड़े होते हैं, वो सब था। और जो न्यायालय में एफआईआर रखी थी उसके मुताबिक वादी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 दिन बाद थाने को सूचना दी। अब करते वो नॉर्मली यही है, अब वो क्यों ऐसा करते हैं ये वो जाने, पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन नॉर्मली होता यही है। तुम थाने में एफआईआर लिखाने जाओ, तुम्हारी लिखेंगे ही नहीं, तुम टहलते रहो और अननेसेसरी लेट कर देंगे, और 3-4 दिन बाद लिख देंगे। अब इस 3-4 दिन का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, और इसलिए मुकदमे कमजोर होते हैं। ये प्रश्न उठता है, क्यों लेट काहे लिखी, इसका मतलब घटना हुई नहीं थी, झूठ तुम बोल रहे हैं, ये वो करते हैं, ठीक है। अब जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक एफआईआर 3 दिन बाद लिखी गई, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे आ गई, ठीक है, 3 दिन पहले। इसका मतलब अभियोजन की कहानी में कुछ झोल है, सच्चाई नहीं आ रही सामने, और अभियोजन की कहानी में झोल है, सिर्फ इतना हमने साबित कर दिया तो संदेह का लाभ तो हमारे फेवर में आ गया। युक्त संदेहों के परे जाना चाहिए मसला, कुछ झोल है, सिर्फ इतना भी हम साबित करेंगे तो छूट जाएंगे, ठीक है। यही समाचार, अब ये उसी जो हम प्रति दिखा रहे हैं, ये उसी दिन के समाचार पत्र की प्रति है। ये भी तो हो सकता है हम अपने बचाव के लिए एक फर्जी प्रति छपवा कर ले आए हो, जो 3 दिन पहले की दर्शित की गई हो एफआईआर लिखने से, ये भी तो हो सकता है।
लेकिन ऐसा होना कठिन बहुत है। इसलिए समाचार पत्र की प्रति का असली होना उद्धारित होगा। और हमारा यह कहना था कि सर समाचार पत्र की ये प्रति है, ये इस दिन छपा है, और इसके आधार पर ये समाचार जिसने लिखा है उसे सम्मन जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि 311 में यह कहा न्याय करने के लिए जिसको भी बुलाया जाना जरूरी होगा उसे बुलाएंगे, उसे बुला लिया जाए। उसमें ये कैसे छापा उससे पूछा जाए, और जब वो आ जाता, अगर हालांकि हमारी सब खारिज हो गई, ठीक है, हमारे वकील के पास पैसे नहीं थे सुप्रीम कोर्ट तक जाने के, तो वहां तक पहुंचा नहीं मसला। लेकिन अगर पहुंचता तो हो सकता कुछ लेट डाउन होता, लेकिन यही दुरावस्था है, यही दुर्व्यवस्था। लेकिन एज अधिवक्ता मेरा जो काम है वो तो हम करेंगे, ठीक है। तो हमारा कहना था कि इसको बुला लिया जाए, करेस्पॉन्डेंट को ये बताएगा ये कैसे छपी, ठीक है। और जब ये आ जाता करेस्पॉन्डेंट, तब हम कहते हैं इन पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया जाए, इन्हें भैया किससे गिरफ्तार किया था, कब गिरफ्तार किया था, बताएं तो। और ये सब कुछ 311 में हो सकता था। यहां भी समाचार पत्र में ये छपा है और उस दिन के समाचार पत्र में छपा है, ये साबित पहले करना होगा, तभी तो होगा। तो इन सिचुएशंस में समाचार पत्र का असली होना उद्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 80 तक हुआ, शेष बात हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।